कितनी परेशानी है पहाड़ में। मैं देखती हूँ मेरे सामने सामने स्त्रियां जो प्रेग्नेंट होती हैं, जिनका प्रसव होना होता है, कितने कितने किलोमीटर गाड़ियां नहीं होती, उनको डोली में लाया जाता है, उसके बाद हॉस्पिटल में लाते हैं, उनकी जेब पूरी हल्की कर दी जाती है। और एक रानीखेत हॉस्पिटल को एक रेफर सेंटर बना के प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं उनसे मुनाफा खा के उनको रेफर कर दिया जाता है। और फिर वहां पे उनको ऑपरेशन जबरन, जिसकी नॉर्मल डिलीवरी भी होनी है तो उसका ऑपरेशन करके उसे लाखों रुपए लूट के वहां रहने का, खाने का सारा खर्चा, ऐसा व्यवसाय इन्होंने लूट मचा रखी है। मेरे पास वीडियो तक है, उनका फोटो है, झंडा लेकर खड़े हैं, नशा मुक्ति और पलायन रोको। क्या किया उन्होंने? नशा मुक्ति की जगह नशा युक्ति कर दिया। आज गनियादोली चले जाओ, ताड़ीखेत चले जाओ, सोनी चले जाओ, भतरौज खान चले जाओ, आप पातली चले जाओ, अवैध शराब खुलेआम बिक रही है। बादला कर दिया। उसके बाद ये एक मशीन लगा रहे हैं जिसमें कि सारे टेस्ट होने, तो मुफ्त टेस्ट होने के बाद इलाज के लिए कहाँ जाएगा? इनके कहने से हम जय श्री राम नहीं कहेंगे। ये इनका कॉपीराइट नहीं है कि बीजेपी वाले ही सनातनी हैं, हम भी तो सनातनी हैं। लेकिन अंतर इतना है, जय श्री राम हम बचपन से कहते आ रहे हैं और हमारे खून में है जय श्री राम। जब ये कहना होगा कहेंगे तभी हम जय श्री राम नहीं कहेंगे। और मैं इन मुद्दों को लाना भी नहीं चाहती। इन लोगों ने कांग्रेस पर एक विशेष टैग लगा दिया कि विशेष समुदाय को सपोर्ट करते हैं। हम विशेष समुदाय को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इंसानियत को सपोर्ट करते हैं। वॉशिंग मशीन एक तरह से भाजपा बन चुकी है कि यहाँ से भ्रष्ट नेताओं को डालो, वहां से बिल्कुल वॉशिंग पाउडर उनका ऐसा है कि उसकी छवि बिल्कुल अच्छी हो जाती है, चमकदार रिंग की चमकार लेते हुए उनके निकलते हैं और सीधे वो फिर बड़े बड़े पदों पर हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज और आप सभी का स्वागत है रिपोर्ट्स इंडिया के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हम तो पूछेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं महिला जिलाध्यक्ष कांग्रेस जिला रानीखेत से गीता पवार जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हम अक्सर देखते आ रहे हैं कि जो उत्तराखंड पहाड़ी राज्य इसे कहा जाता है, लेकिन पहाड़ी राज्य की राजधानी जो है वो देहरादून में मौजूद है। कई आंदोलन होते रहे, कई लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई कि गैरसैंण जो है हमारी स्थायी राजधानी बनाई जाए। लेकिन आज के टाइम पे जो नेता हैं वो सभी अधिकतर मैं देखता हूं कि हल्द्वानी, देहरादून, अलग अलग शहरों में जाकर बस गए हैं। शहर में रहकर आप पहाड़ की पीड़ा कभी भी नहीं समझ पाएंगे और इसी चीज को आज हम इस कार्यक्रम के जरिए से आप सभी के समक्ष लाना चाहते हैं। और आज सवाल पूछे जाएंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं गीता पवार जी। उनसे भी कांग्रेस पार्टी पहले भी सत्ता में रही हुई है और पहले के जो कार्य हैं और आगामी जो लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 में, उसको लेकर भी कुछ विशेष हमारे प्रश्न हैं जो कि हम पूछेंगे महिला जिलाध्यक्ष कांग्रेस से आज के इस खास कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में। तो रानीखेत की आज खास तौर पर हम चर्चा यहां पर करेंगे कि रानीखेत में स्वास्थ्य की क्या आज के टाइम पे सुविधाएं उपलब्ध हैं और कैसी होनी चाहिए हमारी स्वास्थ्य सुविधा, कैसी होनी चाहिए हमारी शिक्षा सुविधा, शिक्षा का स्तर आज के टाइम पे रानीखेत में कहाँ है, और तीसरी जो मुख्य बात है रोजगार कहाँ है हमारे पहाड़ में आज के समय पर, चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि रानीखेत में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, आप इससे भली भांति परिचित हैं। रानीखेत में अगर मैं देखूं तो अल्ट्रासाउंड की जो सुविधा है रानीखेत हॉस्पिटल में, दिन के चुनिंदा लोगों को ये सुविधा मुहैया हो पा रही है। 30 से 35 लोग इतने ही कूपन के जरिए ये सुविधा मुहैया हो पा रही है। दूसरी, आज के टाइम पे एक छोटे से छोटा ऑपरेशन भी अगर हमें करना पड़ता है, किडनी स्टोन से लेके या फिर बहुत ही छोटे स्तर के ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए हमें यहाँ से कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर दूर हल्द्वानी या रामनगर ट्रेवल करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। तो आज के टाइम पे जो बदहाल स्वास्थ्य सुविधा है रानीखेत में, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और किसे आप जिम्मेदार मानती हैं इस चीज के लिए? धन्यवाद नीरज जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो पे बुलाया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ बोल पाऊँ अपने जन्म भूमि पर। अपने जो रानीखेत मेरा जन्म स्थल है, तो वर्षों से इसे देखते आ रही हूँ और कई सरकारें आई और गई, हमने देखा कि कब क्या काम हुआ। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूंगी
कि जो रानीखेत है जी वो हमेशा उसकी अनदेखी की गई। जैसा कि आपने पहले भी बोला कि देहरादून में बैठे हुए लोग, हल्द्वानी में बैठे लोग यहाँ की भौगोलिक स्थिति को नहीं जान पाए। कितनी परेशानी है पहाड़ में। मैं देखती हूँ मेरे सामने सामने स्त्रियां जो प्रेग्नेंट होती हैं, जिनका प्रसव होना होता है, कितने कितने किलोमीटर गाड़ियां नहीं होती, उनको डोली में लाया जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल में लाते हैं, उनकी जेब पूरी हल्की कर दी जाती है और एक रानीखेत हॉस्पिटल को एक रेफर सेंटर बना के प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं उनसे मुनाफा खा के उनको रेफर कर दिया जाता है और फिर वहां पे उनको ऑपरेशन जबरन, जिसकी नॉर्मल डिलीवरी भी होनी है तो उसका ऑपरेशन करके उसे लाखों रुपए लूट के वहां रहने का, खाने का सारा खर्चा, ऐसा व्यवसाय इन्होंने लूट मचा रखी है। बिल्कुल। तो देखिए, जहां तक स्वास्थ्य की वो है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो हमारी अभी प्रेजेंट जो सरकार है, बीजेपी, इसके लिए मैं दावे के साथ कहती हूँ इसके लिए ये जिम्मेदार है। जितने भी घोटाले हो रहे हैं, जितने भी ये गलत काम हो रहे हैं, हमारी जो सत्ता में सरकार है इस पर रोक लगा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं। ये चोरों की पीठ भारी करने वाली सरकार है। देखिए, विकास कार्य जहां तक होते हैं, नागरिक चिकित्सालय है जो रानीखेत का, उसका नाम तक जो है करण मेहरा जी हैं, उनके प्रयासों द्वारा हरीश रावत जी के कार्यकाल में 2014 में इसका नाम आया गोविंद सिंह मेहरा राजकीय चिकित्सालय के नाम पर। और इन्होंने जियो आया था एक, करण मेहरा जी ने ये प्रयास किया कि 200 बेडों का बन जाए हॉस्पिटल। तो ये एक मेडिकल कॉलेज की शक्ल ले सकता था। यहाँ पर नर्सिंग कर सकते थे, यहाँ पे लोग बच्चे प्रैक्टिस कर सकते थे जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई करते, सीएमओ लेवल का ये जो हॉस्पिटल जो है हो जाता। लेकिन भाजपा ने क्या किया, 2017 के बाद जैसे इनकी सरकार आई, इसको टर्न डाउन कर दिया, रोक लगा दी इस पर। इस हॉस्पिटल को पनपने नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो मेहरा जी के नाम पर था। तो ये राजनीति इनकी इतनी खराब है, चाहे वो किसी के भी नाम पर है, लेकिन वो जन स्वास्थ्य, जन सरोकारों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। इसमें आपकी व्यक्तिगत राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और दूसरी, भाजपा की ये नीति, श्रेय लेने वाली नीति, इसका मैं घोर विरोध करती हूँ। जो भी कार्य किए गए इसके द्वारा, कांग्रेस कार्यकाल में जो भी कार्य किए गए, बस वो अगर पूरे नहीं हुए, जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने क्या कर रखा है कि हमने प्रस्ताव बनाया, हमने उस योजना को आगे बढ़ाया, लेकिन वो हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, आपका कार्यकाल आया तो आपने उसका उद्घाटन करके श्रेय लेने की राजनीति है जी। अब ये देखिए, सफाई की व्यवस्था मेहरा जी के समय में हुई है, शेड का निर्माण हुआ है, पार्किंग स्थल का निर्माण हुआ है, लेबर रूम जो है शेड का निर्माण वो मेहरा जी द्वारा किया गया। बुलेरो जो है आने जाने में परेशानी होती है, वो हॉस्पिटल को दी गई स्टाफ के लिए मेहरा जी द्वारा। और बेंच बैठने के लिए है, तीमारदारों के लिए विश्राम स्थल उन्होंने बनवाया, रोड जो जा रही है वो उन्होंने निर्माण कराया, हाईटेक एम्बुलेंस उन्होंने दी है वहां, जिसमें कि एक टेक्नीशियन तक ये नहीं रख पा रहे हैं, दी हुई एम्बुलेंस को चालू नहीं कर पा रहे। उसमें इनके पास कार्डियो डॉक्टर नहीं है, उनका भी ट्रांसफर कर दिया, कुछ टाइम आए तो वो ट्रांसफर कर दिया। डॉक्टर्स का 9 डॉक्टर्स का एक साथ तबादला कर दिया। उसके बाद ये एक मशीन लगा रहे हैं जिसमें कि सारे टेस्ट होने, तो मुफ्त टेस्ट होने के बाद इलाज के लिए कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? हल्द्वानी जाएगा या उसमें प्राइवेट सेक्टर्स में भेज रहे हैं उनको। और पानी की व्यवस्था भी मेहरा जी द्वारा की गई हॉस्पिटल में, जो ट्यूबवेल है वहाँ डब्बे लेकर पानी ले जाते हुए, और ऐसे हमने लोगों को पानी के लिए हाहाकार करते हुए देखा था जी। लेकिन जब से वो ट्यूबवेल की योजना मेहरा जी ने वहां पर की है, पूरे रानीखेत शहर में पानी के लिए हाहाकार बंद हो गई है। और जो वर्तमान नेता हैं, जो उनके 2 एजेंडे थे केवल जी, एक पलायन रोको, एक नशा मुक्ति, वो दोनों ही एजेंडे से बाहर है, जिसके बल पे इन्होंने चुनाव लड़ा जी। उन्हीं मुद्दों से ये बाहर हो गई है और हॉस्पिटल के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो कुछ भी नहीं कर रही है। इनका काम केवल ये है, रचनात्मक कार्य और ग्राउंड में कार्य इनसे बिल्कुल नहीं हो सकते, केवल पैसा। बनियों की सरकार है, पैसा आएगा, उसको बांटेंगे, उद्घाटन करेंगे जी। इतना ही इनका काम है, केवल इतना काम। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। रानीखेत का हमेशा से ये बोला गया है कि रानीखेत का दुर्भाग्य रहा है कि जब कभी भी यहाँ से विधायक होते हैं तो जो राज्य में सरकार होती है वो किसी दूसरी पार्टी की होती है, हमेशा यही रहा है। और लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि इस बार रानीखेत में जो विधायक हैं और जो राज्य में सरकार है और केंद्र में सरकार है, तीनों एक ही पार्टी के हैं, तो रानीखेत में विकास क्यों नहीं हो रहा है?
यही एक बात मैं भी आपसे कहना चाह रही थी, डबल इंजन की जगह ये ट्रिपल इंजन सरकार हो गई। तो अब किसके हाथ बंधे? हमारे तो हाथ बंधे थे। हमारे कार्यकाल में, हमारे मेहरा जी के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में जो भी योजनाएं बनाई जाती थी, सरकार इनकी थी, ये तुरंत रोक लगा देते थे। अब तो सरकार इनकी राज्य में है, विधायक इनका है और केंद्र में सरकार इनकी, तो कहाँ आड़े आ रही है? रानीखेत को इन लोगों ने, अब मैं थोड़ा सा मुद्दे से अलग बोलती हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में इन्होंने बोला था 13 जिले 13 पर्यटन स्थल, तो कहाँ है रानीखेत? 13 में से एक भी पर्यटन स्थल नहीं बनाया अभी। अब देखिए धामी सरकार बोल रहे अब 2 हो गए इनके, पहले 13 थे अब 2 हो गए। अब ये क्या कह रहे हैं? कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो कुमाऊं मंडल में रानीखेत को लाइए ना, है ना। अब कुमाऊं मंडल में मैं चुनौती देती हूँ कि कुमाऊं मंडल हमारा रानीखेत कहाँ पर कम है? कुमाऊं में रानीखेत एक ऐसी जगह है, इतने हेड़ा खान है, एप्पल गार्डन है, गोल्फ ग्राउंड है, इतने ये बिनसर महादेव है, इतने अच्छे मंदिर हैं और जो बनावट है यहाँ की, यहाँ का जो मौसम है इतना बढ़िया है, तो कहाँ पर कमी है? तो सरकार के हाथ कहीं से बंधे नहीं है। इतनी चीजें होते हुए इसके पर्यटन स्थल का विकास क्यों नहीं हो पा रहा? आपने बहुत अच्छी ये बात कही मैम कि 13 जिले और 13 पर्यटक स्थल डेवलप करने की एक मुहिम जारी की गई थी सरकार की तरफ से, त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की तरफ से। और उसमें मुझे लगता है कि जो कटारमल सूर्य मंदिर है और कसार देवी है और जागेश्वर है, अल्मोड़ा जिले से इन तीनों का चुनाव हुआ था, जिसमें कि तीनों जगह सर्वे की गई थी। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी वो 13 पर्यटक स्थल अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। 13 तो वो ठंडे बस्ते में डाल दिए जी, वो 13 की तो बात ही खत्म हो गई। अब धामी जी कह रहे हैं 2 होंगे, एक गढ़वाल में होगा, एक कुमाऊं में। तो कुमाऊं वाले में हमारी रानीखेत को जगह दीजिए ना, कहाँ कमी है हमारे रानीखेत में? बिल्कुल है ना। इनके बस का नहीं है, इनका है केवल योजनाएं बनाना, जो इनके पास विधायक निधि है या जो अन्य निधियां हैं उसके द्वारा रेवड़ी जैसी बांट के लोगों को संतुष्ट करना। ग्राउंड लेवल पर इनके पास कोई काम नहीं है करने को। आप कागजों में देखेंगे इनके काम बहुत होंगे, घोषणाएं देख लीजिए इनकी, जैसे जुमलेबाज इनके प्रधानमंत्री वैसे जुमलेबाज ये विधायक भी हैं। इनकी एक चेन बनी हुई है, गप्पियों की एक चेन बनी हुई है और ये जुमलेबाजों की एक चेन बनी हुई है। जैसा इनका नेता जथो राजा तथो प्रजा होता है, तो वो इनकी एक चेन बन गई। इन्होंने मुंह से बोलना है, करना कुछ भी नहीं है। धरातल पे काम कांग्रेस ने किया है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और हॉस्पिटल की जो शिक्षा वो है, सारी व्यवस्थाएं वो मेहरा जी के कार्यकाल में हुई है। जब मेहरा जी नहीं भी थे विधायक, बीजेपी के विधायक थे, तब भी जब मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, उनके प्रयासों से भी कई कार्य हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, कोई भी संबंधी हो। तो स्वास्थ्य संबंधी इतनी चर्चा मेरे ख्याल से काफी होगी। अगला मुद्दा स्वास्थ्य में मैम एक ये भी जानना चाहूंगा कि रानीखेत जो हॉस्पिटल है, ये यहाँ से लेके गैरसैंण तक का जो एरिया है ये पूरा कवर करता है? बिल्कुल करता है। और जब गैरसैंण से कोई आकर रानीखेत आता है अपना इलाज कराने के लिए, तो जब उसे यहाँ से सीधे रेफर हल्द्वानी कर दिया जा रहा है, तो क्यों ना वो डायरेक्टली हल्द्वानी चला जाए? बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से इस जो हमारा जो ये चिकित्सालय है, नागरिक चिकित्सालय, इसकी ये जो है इसको छवि को धूमिल करना चाहते हैं। दरअसल यहाँ पर ये कुछ काम ही नहीं करना चाहते। अब जब 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए प्रयास कर रहे थे मेहरा जी, हमारे अध्यक्ष जी, तो इन लोगों ने उसको टर्न डाउन क्यों किया? यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होता तो कितनी सुविधाएं होती। MBBS बच्चे यहाँ से करते, बिल्कुल है ना, MBBS यहाँ से करते, नर्सिंग की ट्रेनिंग होती, BSc नर्सिंग लड़कियों के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। देखिए सबकी जेब में इतना मोटा पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को बाहर भेजें। बिल्कुल सही बात। लेकिन जब सरकारी चीजें पटरी पर आ रही थी, तो इस सरकार का काम केवल श्रेय लेने की राजनीति है और हुए कामों में विघ्न डालने की राजनीति है इनकी। जी, ये मैं दावे के संकेत। एक जो चीज मैं अपने दर्शकों से भी साझा करना चाहूंगा वो ये है कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, जो ऐसी चीजें हैं, ये हर एक नागरिक का ये
को फ्री मुहैया कराने की हर एक सरकार मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हमारे मूल अधिकार हैं जो कि हर एक नागरिक को फ्री मिलने चाहिए। लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि चिलियानौला नगर पालिका में आपने अभी देखा होगा, हाल ही में हमारे स्टूडियो से ये सारी चीजें फिल्माई गई थी, तो यहाँ पर एक परिचर्चा हुई थी। नगर पालिका होने के बाद भी जहाँ पर लोग अपना बिल का जो भुगतान है वो लगातार कर रहे हैं, लगभग 1000 रुपए हर महीना पैसा दे रहे हैं पानी के लिए, तो वहां पर भी जो पानी की सुविधा है वो बिल्कुल बदहाल है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगी आप मैम? देखिए, मैं ये बताती हूँ आपको, पानी के विषय में जितना काम कांग्रेस ने किया है जी, कभी आज तक की राजनीति में कभी किसी ने नहीं किया होगा। सबसे पहले तो जो ट्यूबवेल है जी, ट्यूबवेल है जो आप जनता की विधायक निधि से 1.25 करोड़ की लागत लगाने वाले पहले विधायक हमारे करण मेहरा जी। पहले तो वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उनकी सोच कि कैसे हमारे रानी को, वो तो तन मन धन से लगे रहते हैं, उनकी जन्मभूमि है, उनके पिताजी इतनी सरकार में रहे तो वो उनके एक चला आ रहा है कि उन्हें संघर्ष करना, उससे इसमें फायदा और नफा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमारे अध्यक्ष जी जो है वो लगे हुए हैं। तो 1.25 करोड़ की लागत से ट्यूबवेल लगाने वाले वो उत्तराखंड के पहले विधायक, क्या बात। उसके बाद 3 ट्यूबवेल उन्होंने, जब वो सरकार में नहीं भी थे, रावत जी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जो हरीश रावत जी हैं, श्री माननीय हरीश रावत जी हैं जो मुख्यमंत्री थे, तब उनके कार्यकाल में हमारे अध्यक्ष जी ने अपने प्रयासों से 3 ट्यूबवेल लगवाए, जो कि ये भाजपा वाले तो सोच भी नहीं रख सकते, उनकी सोच ही नहीं है वहां तक। रानी झील पर एक ट्यूबवेल लगवाया है, धोबी घाट पे एक लगवाया है और बोचड़ी के वहां, जिससे कि पूरे रानीखेत की पूर्ति हो रही है। पूरी रानीखेत में पानी की समस्या नहीं है, लेकिन चिलियानौला में पानी की समस्या, चिलियानौला के लिए भी ये लोग जिम्मेदार हैं। उसके जैसे बोरा जी ने आपको बताया था कि उसकी टेक्निकल खराबी है, उसमें जो टैंकियां बना दी, ऊंचाई में टैंक होना चाहिए, ऊंचाई से नीचे को ग्रेविटी के अनुसार पानी जाता है जी। मैं सुन रही थी बोरा जी को भी, वो बिल्कुल परफेक्ट फैक्ट उनके थे और वही सारी उनके टेक्निकल वो थे। अगर कौन था ठेकेदार भैया, कौन था आपका जी? कैसे आपने गलत बना दिया? सरकार का लाखों रुपया करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया और पानी भी नहीं मिला लोगों को। और एक बात और मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगी, मुख्यमंत्री योजना के तहत इन्होंने बोरिंग वेल खोद दिए यहाँ। बोरिंग वेल क्यों खोदे गए भैया? बोरिंग वेल तो यहाँ पर तब खोदे जाएंगे जैसे कि जहां पर बहुत ज्यादा पानी हो। पहले ही यहाँ कम पानी की स्कैरसिटी है, जैसे हमारे हरड़ाधारा के वहां पर भी एक बोरिंग वेल खोल रहे थे, तो मैंने उस पर तुरंत रोक लगवाई कि उससे हमारे 10 या 12 जो गांव है वो प्रभावित हो रहे थे। तो जब एक मैंने बंद करवाया तो वैसे ही और भी तो बोरिंग वेल होंगे, उसके नीचे भी तो कितने गांव है, सब प्रभावित हो रहे होंगे। देखिए, अगर आप 400 फीट की गहराई तक खोदेंगे बोरिंग वेल, तो जो 100 फीट की गहराई पर जो हमारे स्रोत हैं उनमें पानी कहाँ बचेगा? वो तो 400 फीट में नीचे चला जाएगा। फिर सारे गांव, आप हर घर नल, हर घर जल देने की बात कर रहे हैं। जो पानी हमारा लीज का है, हमारे पास हमारा पर्सनल 8-10 गांव की लीज का पानी था, उस पानी को टैप करके ये बोरिंग वेल लगाना चाह रहे थे। देखिए, एक तो आप सरकार से नहीं दे रहे हमें पानी, ऊपर जो हमारे पास पानी है उसको भी आप ले रहे हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि मैडम आपको सरकारी पानी नहीं चाहिए? मैंने कहा हमें चाहिए, लेकिन हमें नदियों की पंपिंग योजना द्वारा जो आपका पानी है वो हमें चाहिए। हमें अपना 1000 रुपए का पानी देके फिर आपसे अपना हजारों का पानी देके आपसे 10 रुपए में पानी नहीं खरीदना। सही बात है ना? एक बात आपने बहुत अच्छी याद दिलाई कि हर घर नल हर घर जल। हाँ, ये जो है मुख्यमंत्री द्वारा लागू की गई योजना है, जिसके तहत हर एक घर में नल लग रहे हैं। कहाँ लगे? लेकिन असल घरों में नहीं लगे। नहीं, नल लगे हुए हैं मगर पानी नहीं आता। पानी आ नहीं रहा, हजारों का बिल आ रहा है जी। लोग बार बार शिकायत कर रहे हैं कि नल तो लगा दिए, पानी है नहीं, पानी नहीं, और बिल फटाफट आ रहे। तो ये क्या है? लापरवाही तो है, लापरवाही, सत्ता पक्ष की लापरवाही है, कोताही है। जब हम कंज्यूमर हैं तो हमारा हक बनता है, हम अगर बिल पे कर रहे हैं, बिजली का बिल पे कर रहे तो बिजली आनी चाहिए, पानी का बिल पे कर रहे तो पानी आना चाहिए। क्यों नहीं आ पा रहा, इसका जवाब दे। और तुरंत जब इतने लोग हड़ताल कर रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं आपके पास, तो आप उनकी बात कैसे नहीं सुन रहे? आप केवल उद्घाटन करने में, रेवड़ियां बांटने में मशगूल हैं, श्रेय की राजनीति लेने में मशगूल हैं। जो काम किसी और के द्वारा कराया गया बस वो समाप्त आपके टाइम पर होना चाहिए, फट आप वहां उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। ये क्या है?
ड्रामा चल रहा है एक तरह से, कुछ है नहीं ग्राउंड पर करने के लिए, क्योंकि ग्राउंड में समस्याओं से उनको सरोकार ही नहीं है। कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम कर देना है, कुछ नहीं मिला उन्होंने उद्घाटन में चले जाना है, कुछ नहीं मिला उन्होंने विपक्ष के गड़े मुर्दे उखाड़ने। केवल यही राजनीति इनके लिए रह गई है। राजनीति का मतलब इनके लिए ढकोसला हो गया है, केवल एक नोट छापने की मशीन, रेवड़ियां बांटो, पैसा लो, कहां से कहां इन्होंने फिट करना है, बस ये मतलब आस लगाए रहते कि कहां से आने वाला है और फिर हम मिलकर खाएं। आपने एक बहुत अच्छी बात याद दिलाई अभी कि आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम का एक जो इनका एजेंडा है वो हमेशा हर जगह इसे आगे करते हैं। रिसेंटली रानीखेत में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें कि कफड़ा की एक महिला जो थी वो रानीखेत के एक विशेष समुदाय से आ रहे युवक के साथ में भाग गई थी, और बल्कि फिर उसके बाद से दूसरे तीसरे दिन आप इस मामले से अवगत होंगे। तो इस बीच रानीखेत में कुछ जो हिंदू संगठन थे उनके द्वारा ये नारे लगाए गए कि रानीखेत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। तो आप इस बात से कितनी सहमत हैं? देखिए, इनके कहने से हम जय श्री राम नहीं कहेंगे जी। ये इनका कॉपीराइट नहीं है कि बीजेपी वाले ही सनातनी हैं, हम भी तो सनातनी हैं। बिल्कुल। लेकिन अंतर इतना है, जय श्री राम हम बचपन से कहते आ रहे हैं और हमारे खून में है जय श्री राम जी। जब ये कहना होगा कहेंगे तभी हम जय श्री राम नहीं कहेंगे। बिल्कुल। और मैं इन मुद्दों को लाना भी नहीं चाहती। इन लोगों ने कांग्रेस पर एक विशेष टैग लगा दिया कि विशेष समुदाय को सपोर्ट करते हैं। हम विशेष समुदाय को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इंसानियत को सपोर्ट करते हैं। जो विशेष समुदाय वाले वो भी इंसान हैं। बिल्कुल। उनके साथ भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत सही हैं जी। कोई गलत भी होते हैं, कोई सही भी होते हैं, है ना। आज आप इतने लोगों को देख रहे होंगे कि जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो हमारे मतलब देश को कैसे सर्व कर रहे हैं जी। अगर विशेष समुदाय से आपको इतनी चिढ़ है तो आपकी जो पार्टी है उसमें पदों पर क्यों बैठे हैं विशेष समुदाय के लोग? क्यों बैठे? आपके विशेष समुदाय के लोग आपकी पार्टी में होने ही नहीं चाहिए अगर आप सनातनी हिंदू इसको कहते हैं तो जी। ऐसा बिल्कुल गलत है ये। अच्छा। दो तरह की बातें हैं ना, एक तो विशेष समुदाय से चिढ़ है बिल्कुल, और एक विशेष समुदाय को गद्दी पर बिठाया। और विशेष समुदाय के लोगों में इन्होंने रिश्तेदारी की है, इनके जमाई विशेष समुदाय से है और भी अन्य कई है, मैं नाम व्यक्तिगत गिनाना नहीं चाहूंगी, मुसलमानों से जिन्होंने अपना विशेष समुदाय से रिश्ता जोड़ा है, लेकिन इनके जमाई है वो, इसलिए उन पर बात नहीं होती। एक बात मैम मैं ये भी शायद हमारे दर्शकों को क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए दुनिया में सिर्फ दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं अच्छे, एक होते हैं बुरे, और वो किसी भी समुदाय में हो सकते हैं, वो किसी भी समुदाय में हो सकते हैं। और ये कहना होगा रहना होगा ये तो इनकी ज्यादती नहीं चलेगी, वो तो हम कह रहे जी। तुम सबके घर में सीसीटीवी लगा रहे हो, कौन सा ऐसा घर है जिसके घर में आरती नहीं हो रही, किसका बच्चा जय श्री राम नहीं बोलता ये बताओ, वो हिंदू होना चाहिए। हर बच्चे को हम तो स्कूल में हमेशा हनुमान चालीसा कराते हैं, जिस दिन जिन भगवानों को, जैसे मंडे है तो शिव जी का कोई भजन बच्चे गाते हैं, मंगलवार को हनुमान चालीसा होती है हमारे विद्यालय में, शुक्रवार को हम देवी का कुछ कर लेते हैं, हर एक्टिविटी ऐसी होती है। जो भी हमारे, मैं एक शिक्षण कार्य से भी ताल्लुक रखती हूँ, तो हमने कभी बच्चों के अंदर हिंदू मुसलमान पनपने ही नहीं दिया। भाईचारा और प्रेम ही सिखाना हमारा कर्तव्य है, और हम यही कहते हैं उनसे, भैया ऐसी राजनीति मत करो इंसान को इंसान से काटने वाली। आपने नाना पाटेकर वाली फिल्म देखी होगी, उसमें वो उंगली को ऐसे मारता है और खून मिला के दिखाता है, बता कि कौन सा हिंदू का खून है, कौन सा बिल्कुल ऐसा है। तो यही बात होनी चाहिए। देखिए जब हमारा नंदाष्टमी का मेला होता है तो कौन से हमारे विशेष समुदाय के लोग उसमें कितना काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। और साथ में मैम एक बात आपने ये भी याद दिलाई कि देखिए जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जब हम किसी ब्लड बैंक के बाहर से ब्लड की भीख मांग रहे होते हैं, तो उस समय हम ये नहीं पूछते हैं कि ये खून जो है वो हिंदू का है, मुसलमान। डॉक्टर होता है विशेष समुदाय का, क्या उसे ऑपरेशन नहीं कराओगे आप? क्यों परहेज करोगे? अपनी जान तो बचाओगे ना। सही बात। इंसानियत के अलावा कोई धर्म नहीं होना चाहिए जी। और सनातनी जो है, हिंदू और मुस्लिम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। धर्म है, चारों धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको जो अपने भगवान को जिस रूप में पूजना चाहता है वो पूज सकता है। ये है कि दूसरे धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी। आप हिंदू पर मत करो, हम मुस्लिम पर नहीं करेंगे या किसी और पर नहीं करेंगे। सब अपनी अपनी, अल्लाह तो चाहे यीशु मसीह है, चाहे ये कहते हैं आपके गुरु नानक देव हैं, सभी भगवान सभी यही दे रहे हैं, सभी यही दे रहे हैं। भैया आप धर्मों को क्या करेंगे? जिन महात्मा गांधी ने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, इतना सत्याग्रह करके हमें आजादी दिलाई, आज उनके अस्तित्व को नकार रहे हो आप क्या सिखाओगे अपने बच्चों को? एक चीज, बाबू गांधी को एक चीज मुझे ये लगती है कि
धर्म हर एक इंसान का अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये देश किसी धर्म से नहीं चलता है, ये देश चलता है संविधान से, और वो संविधान जो है वो हर एक धर्म से सर्वोपरि होना चाहिए, मेरा यह मानना है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप एक शिक्षण संस्थान से भी जुड़े हुए हैं जी। तो रानीखेत में, या फिर आप जिला रानीखेत की महिला जिलाध्यक्ष हैं, तो रानीखेत में शिक्षा का क्या स्तर है मैम? आप आज के समय पर इसे किस प्रकार देखती हैं? मैं बताती हूँ आपको, शिक्षा के स्तर में भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए जी, शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है जी। देखिए जो विद्यालय में पढ़ाई हो रही है जी। उसकी क्वालिटी नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले जी 10-15 दिन पहले हमारे रानीखेत में एक हादसा हो गया, मैं नाम नहीं लूंगी, और जो विक्टिम है उसको कुछ मानसिक संतुलन खोया हुआ बता रहे हैं। जी जी। लेकिन आपकी शिक्षा कहाँ है? उस लड़की के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी FIR दर्ज करे या उसको प्रकाश में लाए। वो बात वो दब गई वहाँ। तो हमारी शिक्षा कहाँ पर है बताइए? उसको इतना मूल्य नहीं दे पाए कि तेरी आवाज है तो अपनी आवाज को बुलंद कर, जी, है ना? बिल्कुल। इतना भी तो शिक्षा कहाँ पर है? और जहां पर तक बात आती है शिक्षा की, इस जो बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। आप देखिए हमारे अध्यक्ष जी की कितनी दूरदर्शिता थी, उन्होंने रूपांतरण कार्यक्रम चलाया हमारे रानीखेत के। जी 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 जी। हमारी विधानसभा में रूपांतरण कार्यक्रम चलाया, उसमें सारे सरकारी विद्यालयों की काया पलट कर दी उन्होंने अधिकतर जी। और कम से कम 40 या 50 लाख की लागत से मेहरा जी ने पूरे हमारी विधानसभा में ऐसा कोई विद्यालय नहीं जिसमें जमीन में बैठ के पढ़ाई, फर्नीचर की सुविधा। जी जी, ऐसा हम देखते भी आ रहे थे। जैसा हमने देखा कि खिरखेत जो GPS खिरखेत है, जहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं वो इमराना परवीन जी हैं, वहाँ पर बहुत ही सुंदर स्कूलों बना हुआ है। आपके क्षेत्र से नियर बाई अगर देखा जाए तो यहाँ पर पौड़ा कोठार में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। उसको रूपांतरण कार्यक्रम की सोच इतनी अच्छी थी, उसका काम इतना अच्छा था कि वो तत्कालीन उस समय जो वो थी हमारी खंड शिक्षा अधिकारी मैडम, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और उनकी मंशा से हमारे मेहरा जी के अध्यक्ष जी की जो योजना और दूरदर्शिता थी वो पूरे उत्तराखंड में लागू की गई जी। उनके अनुसार उनको तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला ही, उनकी नीति को आगे बढ़ाते हुए पूरे उत्तराखंड में रूपांतरण किया तो गया। आप क्या मैम ये कहना चाहती हैं कि जो हाल की सरकार है, भाजपा सरकार अभी उत्तराखंड में है, तो वो शिक्षा पर काम नहीं कर रही है? बिल्कुल काम नहीं कर रही। देखिए शिक्षा में 2 चीजें हैं, RT की व्यवस्था है जी। RT की व्यवस्था कांग्रेस कार्यकाल की देन है। ये आज RT में इतने बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है जी। मिड डे मील कांग्रेस की देन है जी। विद्यालयों का रूपांतरण कांग्रेस की देन है, ठीक है। और बैठने की व्यवस्था सारी हमारे विधायक जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने वो 40 से 50 जो आपकी जनता की जो निधि है उससे दिया है जी। अब ये बताइए तो और इससे ज्यादा क्या लेंगे? और इन लोगों ने क्या किया है, जैसे रोजगार की बात कर लीजिए, कहीं स्कूलों में कोई एक रिटायर हो रहे हैं टीचर जी, तो उसकी जगह दूसरा एक उसका जगह को फिलअप करने के लिए एक टीचर को और आना चाहिए जी, जी, जी। तो ये नहीं करते, ये उस जगह को ही खत्म कर देते हैं। 6 टीचर्स की है, अगर वहां पर जगह, एक टीचर रिटायर हो रहा है तो 5 टीचर से काम चलाएंगे। उसको नई विज्ञप्ति निकाल के नई नियुक्ति कभी नहीं की है। नौकरियां हैं कहाँ? सारी नौकरियां खत्म कर दी हैं। रोजगार की बात क्या है, अग्निवीर इन्होंने चला दिया है। हमारे जो नौजवानों की इन्होंने मनोबल ही खत्म कर दिया जी। कितने लोग, मतलब इस हमारा पहाड़ तो फौज के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल अग्निवीर लगा करके इन्होंने वो बिल्कुल खत्म कर दिया जी, है ना। और अंकिता भंडारी हत्याकांड, अब उस पर आती हूँ, महिलाओं पर। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं की स्थिति पे बहुत, महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है देखिए। अंकिता भंडारी जो कांड है, आज तक उस VIP का नाम इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। कोई महिला नेत्री इनके आगे नहीं आई, चाहे बृजभूषण शर्मा ने वहां पर दिल्ली में हमारी महिला पहलवानों के विरुद्ध इतनी हमने हर जिले में आवाज उठाई, हर जिले में हमारे जिलाध्यक्षों ने प्रदर्शन किया, इनके कान में जू नहीं रहेंगी। उसके बाद ये देखिए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड में इतने ज्यादा उन्होंने लगन लगाई कि अब तक
सारे जो भी विरोध करने वाले थे सब बैठ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अभी तक भी लगे। तो उनके अंदर ज्वाला उबल रही थी, उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह था कि हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ। तो उनका एक वीडियो था जिसमें वो ये कह रहे थे कि मतलब अभी भी अगर गढ़वाल के लोगों का खून नहीं खौला तो दुनिया उन पे थूकेगी, ये शब्द उनके थे। उसको तोड़ मरोड़ के, उसका अंशकाल दिखा के इन्होंने उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया। दोनों वीडियोस मेरे पास है, मैं अभी आपको अभी बाद में दिखाऊंगी उनको। दोनों वीडियो मेरे पास है, वो क्या कहना चाह रहे थे और इन्होंने तोड़ मरोड़ के उसका आंशिक दिखा के उसको हाईलाइट करके। जब वो अंकिता हत्याकांड में बाहर नहीं आई, कल अभी लक्सर वाला कांड हुआ है, हरिद्वार वाला कांड हुआ, रोज हो रहे हैं किसी पर इनकी महिला नेत्रियां। जिस दिन भी अध्यक्ष जी ने ये शब्द कहे उसको तोड़ मरोड़ के बना के पुतला दहन करने, इनकी जो स्त्रियां महिला नेत्रियां पूरा वहां खचाखच भर गया। ये क्या बात हुई? अंकिता भंडारी हत्याकांड में कहाँ थे? और इतने मुद्दे हो रहे हैं उसमें तुम कहाँ थे? ये महिला पहलवानों के विषय में आप कहाँ थे? कभी आप बाहर नहीं निकले। अध्यक्ष जी की छवि को धूमिल करने के लिए आप बाहर निकल गए, सड़कों पे उतर आए, कार्रवाई होने में रोक लगा रही हैं। ऐसी महिलाएं उसमें साथ देती। आप भी एक महिला हो, चाहे आप कांग्रेस से हो चाहे आप बीजेपी हो, पहले आप महिला हो, तो महिला को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए था ना। और जो उसके पक्ष में काम कर रहा है उसकी छवि को धूमिल करने के लिए आप इतने प्रयासरत हैं कि आप रैली निकाल देंगे, और लेकिन इतनी तत्परता आप उसको वीआईपी का नाम उजागर करने में लगाएंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण मेहरा जी के एक साक्षात्कार में मैंने देखा था कि उन्होंने कहा था इस बार जो सांसदों की लिस्ट कांग्रेस तैयार कर रही है उसमें हमारे उम्मीदवार जो हैं वो जिताऊ के साथ साथ टिकाऊ भी होंगे। तो उनका जो कहना था वो ये था कि जो पार्टी बार बार छोड़ कर जा रहे हैं लोग और फिर दोबारा वापस आ जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं दी जाएगी। तो क्या यशपाल आर्य जी को इस बार आप अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जो लोकसभा सीट है यहाँ से उनकी दावेदारी ली जा रही है, ये बार बार उनका नाम आ रहा है, तो क्या उन्हें इस बार टिकट मिलेगा? देखिए, इस बारे में मैं बिल्कुल अपनी बातें रिवील नहीं करूंगी जी। ये पार्टी हाईकमान के जो होते हैं वो डिसीजंस होते हैं और जो जैसा वर्क करता है उस पर डिसीजन होते हैं। वैसे भी आपको पता है जितने भ्रष्टाचारी हमारे छटनी हुए हैं हमारे कांग्रेस से, वो सब वहां जाके धर्मचारी हो गए हैं। वॉशिंग मशीन एक तरह से भाजपा बन चुकी है कि यहाँ से भ्रष्ट नेताओं को डालो, वहां से बिल्कुल वॉशिंग पाउडर उनका ऐसा है कि उसकी छवि बिल्कुल अच्छी हो जाती है, चमकदार रिंग की चमकार लेते हुए उनके निकलते हैं और सीधे वो फिर बड़े बड़े पदों पर हो जाते हैं। तो इस तरह का काम हमारी कांग्रेस बिल्कुल नहीं करेगी। जिनका भ्रष्टाचारी या जिनकी छवि धूमिल होगी उन लोगों को बिल्कुल टिकट नहीं दिया जाएगा। हाँ, किन्हीं कारणों से कोई चला जाता है, रूठ जाता है, उसको मनाकर लाने वाली काम है और वो समर्पित है तो वो किया जाएगा और बिल्कुल किया जाएगा। वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जो होने जा रहा है, कौन से मुद्दों पर इस बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? विकास के मुद्दे होंगे, बिल्कुल शिक्षा के मुद्दे होंगे, विकास के मुद्दे होंगे, बेरोजगारी के मुद्दे होंगे, महिला सुरक्षा के मुद्दे होंगे। ये सारे मुद्दों पर बहुत डट कर कांग्रेस काम करेगी और जुमलेबाजी तो बिल्कुल नहीं करती है। जो भी हम मुंह से काम कहते हैं उसको हम करते हैं। देखिए, हमारे ये जो हैं विधायक आज के सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, इन्होंने अपने एजेंडों पे, मेरे पास वीडियो तक है, उनका फोटो है, झंडा लेकर खड़े हैं, नशा मुक्ति और पलायन रोको। क्या किया उन्होंने? नशा मुक्ति की जगह नशा युक्ति कर दिया। आज गनियादोली चले जाओ, ताड़ी खेत चले जाओ, सोनी चले जाओ, भतरौज खान चले जाओ, आप पातली चले जाओ, अवैध शराब खुलेआम बिक रही है। और उनकी संरक्षण जो है ये सत्ता पक्ष दे रही है। वो सीना ठोक के कह रहे हैं तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे, हमें वहां से जो है सत्ता पक्ष से आरक्षण मिला हुआ है। ये स्थिति है आज। तो आप नशा मुक्ति की जगह नशा युक्ति करें। पलायन के लिए क्या किया आपने रोजगार सृजन करने की जगह लोगों की नौकरियां खा दी। तो नौकरियां है ही नहीं। अभी तक मेरे को ये बता दीजिए, आप 1-1.5 साल का जितना भी इनका कार्यकाल अभी हुआ है, कहाँ पर नौकरियां हैं? लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है ना। हजारों रुपए खर्च करके बच्चे जा रहे हैं, पढ़ाई करके जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, धांधली हो जा रही है। पेपर हो जा रहा है तो फिर रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ जा रहा है तो फिर लिस्ट नहीं आ रही है, लिस्ट आ जा रही है तो फिर घूसखोरी चल रही है जी।
पार्टीवाद चल रहा है, परिवारवाद चल रहा है। कई इनके जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं इनके नेता। हजारों हजारों लाखों लाखों रुपए लेके नौकरियां बेची जाती हैं। अगर एक विज्ञप्ति निकलती है उसके लिए 1000 लोग खड़े हो जाते हैं, पैसा चलता है वहां पे। ऐसा भ्रष्टाचार में लिप्त, मैं खुलेआम कहती हूँ, भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ में कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष जिला रानीखेत से गीता पवार जी, जिनने की कई सारे अहम मुद्दों पर हमसे चर्चा की और जिनमें हमारे जो सवाल थे हमने लगातार इनसे पूछे और इनके द्वारा उनका जवाब भी दिया गया। इसी मंच पर हमने आमंत्रित किया था जिलाध्यक्ष भाजपा से लीला बिष्ट जी को, जिनने की हमें बताया कि उनकी जो तबीयत है वो दुरुस्त नहीं है, जिस कारण वो यहाँ इस मंच पर आ नहीं पाए, वरना एक और अच्छी डिबेट यहाँ पर देखने को मिलती। खैर, उस कार्यक्रम को कभी आगे फिल्माया जा सकता है, कभी आगे जब इस चीज की तारीख निकलेगी तो वो भी हमारे बीच होंगी, जो अपनी ओर से सरकार का पक्ष रखेंगी। फिलहाल आपको अगर लगता है कि आपके हमारे जो सवाल थे वो कुछ कम है और आगे और होने चाहिए, तो अपने जो सवाल हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि आगे जब समय होगा तो गीता पवार जी से जब हम अगला साक्षात्कार करेंगे तो उस दौरान हम आपके जो सवाल हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। तो आपके जितने भी सवाल हैं हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। तो आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। मेरा नाम है नीरज। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।